Hello everyone, welcome again. Today in this video I'm going to talk about a very important cycle, that is a Krebs cycle. And Krebs cycle जो होती है वो बहुत ज़्यादा important cycle होती है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो अपनी एनर्जी का मैक्सिमम आउटपुट Krebs साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेता है। तो मैं आपको स्टेप में बताती हूँ कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है और कौन कौन सी ऑर्गेनल्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कौन से स्टेप वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं किसी प्लांट्स के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। तो हम अगर उसकी बात करते हैं तो उसके लिए 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं सीरीज़ में। एंड ये स्टेप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसी भी ऑर्गेनल के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेकेंड स्टेप होता है एसिटाइल कोएंजाइम। एक चीज़ याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स फॉर्म किए जाते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं जो सीरीज़ में फॉलो करने होते हैं। और हम सबसे पहले किसी भी फूड की कंपोनेंट को, लाइक अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फिर फैट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि मेनली जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म, दैट इज़ ग्लूकोज, उसको और भी छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड होता है, वो 10 स्टेप में हमें मिलता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड तक, तो यहाँ की कुछ बीच में कुछ सबस्ट्रेट फॉर्म हुआ है, लाइक DHAP, PGAL, ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। इसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए पायरुविक एसिड में, और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। आप और भी कॉम्पोनेंट की इसमें बात कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया जा सकता है। पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए अमीनो एसिड्स में वो टूटता है, उसके बाद डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें उससे अमोनिया ग्रुप हटा दिया जाता है और फिर वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फैट की बात करें तो फैट जो है वो अपने छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, लाइक फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल जो है वो पूरी प्रोसेस के अंदर DHAP या फिर PGAL वाले साइड से एंटर करता है। और अगर फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम के स्टेप पर एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर हम मेन चीज़ ये देखेंगे कि ग्लूकोज को जब भी हम ब्रेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। तो इस प्रोसेस में हमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं एनर्जी के मिलते हैं। वो पूरी प्रोसेस एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसमें हमें डिफरेंट अमाउंट में ATP और NADPH मिलते हैं जो कि रेडॉक्स इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, इसमें मैं आपको दो स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक की प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है सबस्ट्रेट लेवल पर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव स्टेप पर। तो हमें 2 स्टेप से यहाँ भी एनर्जी मिलती है। फिर हम पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A तक जाएंगे तो इस स्टेप पर भी हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो प्लांट्स में क्या होता है, जब पायरुविक एसिड बन चुका होता है, विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। याद रखना कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। जब वो अपने टुकड़ों में ब्रेक हुआ तो वो पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। आप अगर यहाँ से आगे देखते हैं तो आप गेटवे रिएक्शन में एंट्री करते हैं। गेटवे विच इज़ अ एसिटाइल कोएंजाइम A। इस स्टेप तक जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर जो आपको फॉलो करनी होंगी, लाइक पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल एस कोएंजाइम A में जाते हैं तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ एंजाइम की, लाइक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो रेडॉक्स इक्विवेलेंट देता है। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें एक रेडॉक्स इक्विवेलेंट मिलता है, यानी कि 3 ATP मिलते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल पर। और अगर हम 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें 2 NADH में मिलेंगे। और ये सारी जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगी। नेक्स्ट यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज की भी प्रोसेस होगी, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल बाहर आएगा। CO2 का रिमूवल ही डिकार्बोक्सिलेज इस चीज़ को बोलते हैं। अगर आप आगे चलते हो तो यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत होती है, विच इज़ अ एस कोएंजाइम A। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में मेनली लाइपोइक एसिड होता है, Mg2 पॉजिटिव होता है, TPP होता है जो कि थायामिन पायरोपेन होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पर हम इस स्टेप में हमें, जब हमें पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एस कोएंजाइम A में जाना है, जो कि इसकी गेटवे रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, तो इस स्टेप पर हमें एक डिहाइड्रोजिनेज की ज़रूरत होगी। 2 NADPH प्रोड्यूस होंगे विच इज़ अ रेडॉक्स इक्विवेलेंट एंड प्रोड्यूस ATP। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज की प्रोसेस भी होगी जिसमें एक CO2 का रिमूवल होगा। आप यहाँ पे 2 CO2 का रिमूवल बोलोगे।
और क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ले रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है विच इज़ कोएंजाइम ए, जो कि लाइपोइक एसिड Mg2 पॉजिटिव और TPPP से मिलकर बना हुआ होता है। वन चीज़ मैं इस वीडियो में आपको एनर्जी के मॉलिक्यूल कितने बने और किस तरीके से बने वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं आपको जस्ट इस साइकिल की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी कि कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो सीरीज़ में फॉलो की जाती है। ठीक है, तो आप जैसे ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हो तो वहाँ पे एक मेन स्टेप क्या होता है कि आप देखो यहाँ पर एसिटाइल एस कोएंजाइम ए है। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद रखना ये सारी प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है और आप एसिटाइल एस कोएंजाइम ए बना रहे हो विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन था और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पर एसिटाइल एस कोएंजाइम ए बनता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करोगे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा विच इज़ अ सिट्रिक एसिड। मैंने सभी सबस्ट्रेट को यहाँ पर ग्रीन कलर में शेड किया है और सभी एंजाइम को ऑरेंज कलर में शेड किया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा मेनली, आप देखो यहाँ पर जैसे ही हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल एस कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करवाई, तभी हमें एक नेक्स्ट सबस्ट्रेट मिलता है दैट इज़ अ सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड में क्या होता है कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, यहाँ पर एक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड मिला और यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है वो भी रिमूव हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड सिट्रिक एसिड के बाद नेक्स्ट जो हमारा सबस्ट्रेट बनता है दिस इज अ सिस एकोनिटिक, ये एक अनदर सबस्ट्रेट है और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एकोनिटेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको अपने फंक्शन के लिए एक कोफैक्टर की ज़रूरत होती है एंड दिस कोफैक्टर इज Fe2 पॉजिटिव। तो सिट्रिक एसिड में मेनली 3 COOH ग्रुप होते हैं बिकॉज इट इज़ अ एसिड, दैट्स व्हाई इट हैज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। तो आप सिट्रिक एसिड से जब सिस एकोनिटिक में जाते हो तो एकोनिटेज एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखो सिस एकोनिटिक से विच इज़ अगेन अ 6 कार्बन कंपाउंड हम अनदर सबस्ट्रेट पर जाते हैं विच इज़ आइसोसिट्रिक एसिड और इसके लिए भी हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है विच इज़ ऑल्सो एकोनिटेज एंड कोफैक्टर Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिस एकोनिटिक से आइसोसिट्रिक एसिड में जाता है विच इज़ 6 कार्बन कंपाउंड अगेन एंड एक वाटर मॉलिक्यूल की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं विच इज़ आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से आप नेक्स्ट फर्दर जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड है। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर होता है, वो क्या है कि जब आप आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक में जाते हो तो यहाँ पर एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहाँ पर हमें रेडॉक्स इक्विवेलेंट मिलेंगे। याद रखना यहाँ पर हमें रेडॉक्स इक्विवेलेंट मिलेंगे, मतलब हम जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के स्टेप पर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। NAD गेट्स कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस 2H पॉजिटिव एंड यहाँ से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें 6 ATP मिलेगी। तो हम डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर 6 ATP प्रोड्यूस होती है। तो आइसोसिट्रिक एसिड साइकिल से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में जाते हुए हमें 6 ATP मिलेगी और 2 वी कैन से कि हमें 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिलेंगे और डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर रिक्वायर होगा। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड भी फिर से एक 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे, अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर होगा विच इज डीकार्बोक्सिलेज। अब तक यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुई थी, कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ था, इसीलिए 6 कार्बन था। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे विच इज़ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड मिलेगा क्योंकि यहाँ पर CO2 का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे थे तो हमें एक CO2 रिमूव करनी पड़ेगी और ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में जाते टाइम एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है तो हमें 5 कार्बन कंपाउंड मिलते हैं। डीकार्बोक्सिलेज इस प्रोसेस को बोला जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चलिए। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि अब तक मैं जितने भी एंजाइम यूज़ कर रही हूँ वो सब के सब एंजाइम जो है वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होते, पर यहाँ पर
एक एंजाइम पूरी क्रेब्स साइकिल में ऐसा होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देखना ध्यान से, अब तक जितने भी थे वो सब के सब मैट्रिक्स के अंदर होंगे एंजाइम। अब हम जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पर आ जाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सबस्ट्रेट बनाते हैं विच इज़ सक्सिनाइल कोएंजाइम। उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं याद रखनी। एक है यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हमें रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिलेंगे, अगेन वी गेट 6 ATP बिकॉज हमें एक साइकिल के टाइम में हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो हम फिर से एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट से 3 ATP लेते हैं, तो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट से 6 ATP लेंगे। तो यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हमें फिर से ATP मिलती है और यहाँ पर एक डिकार्बोक्सिलेज होता है, डिकार्बोक्सिलेज की प्रोसेस होती है और कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड होता है और रिमूव ही होता है। तो यहाँ से हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिलता है। यहाँ पर 5 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुकी है। फिर आप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड पर जाओगे, इस टाइम पर हमें एक जीडीपी से जीटीपी मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट होता है एटीपी के। तो एक की जगह हमें यहाँ पर 2 जीटीपी मिलेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हुए हैं, और 4 कार्बन कंपाउंड से हमें फिर से 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिक एसिड मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो यहाँ सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेप होते हैं, पर आप इनको सीरीज़ में ही याद रखना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड तक जाते वक्त हम फिर से एंजाइम की ज़रूरत हमें होगी विच इज़ सक्सिनाइल थायोकाइनेज। ये भी हमारा मैट्रिक्स के अंदर ही होगा। पर अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड तक जाते टाइम। इस टाइम पर क्या होता है, जब आप सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में जाते हो तो हमें एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिलता है विच इज़ FAD से FAD + 2H पॉजिटिव मिलता है। और यहाँ पर FAD जो होता है वो हमें एक मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल हमें 4 ATP मिलेंगी। 4 ATP जैसे ही हमें मिलती हैं उस टाइम पर हम इसके लिए एक एंजाइम हमें ज़रूरी होता है, वो होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम क्योंकि एक ऐसा सिंगल एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, और सारे एंजाइम जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, पर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम फ्यूमेरिक एसिड से नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो फ्यूमारेज होता है। फ्यूमारेज फिर से हम कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से हमें मैलिक एसिड मिलता है, और मैलिक एसिड से मैलिक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में अगेन हमें 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मिलते हैं और 6 ATP मिलती है जिनसे, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो मैलिक एसिड से फिर से ऑक्सैलो एसिटिक, और ये सारी साइकिल रिपीट हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस में हमें 24 ATP मिलते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट सबस्ट्रेट को डिफरेंट स्टेप्स पर इन्वॉल्व करके यहाँ से अमाउंट जो है ATP का वो मिलता है हमें 24। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है क्योंकि प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के लिए क्रेब्स साइकिल को यूज़ करते हैं, और उसके बाद आगे की फर्दर स्टेप्स के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज़ किया जाता है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।